साथियों, सबसे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष, दया और करुणा के अवतार तथागत बुद्ध, बहुजन प्रतिपालक छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता जिजाऊ, महिलाओं तथा शूद्रों में विद्या की अलख जलाने वाली, विद्या की वास्तविक देवी माते सावित्रीबाई फूले, अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर को दूर भगाने वाले महामानव ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर, आरक्षण के जनक कहलाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज तथा समाज में जागरूकता लाने वाले संत कबीर, संत रविदास, संत तुकाराम, संत गाडगे महाराज, नारायणा गुरु, स्वामी अछूतानंद, योगेंद्र मंडल, पेरियार, ललई सिंह यादव, महाराज सिंह भारती, यशकाई रामस्वरूप वर्मा, महामानव डाक बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर काशीराम। इन महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, इनको नमन करते हुए मैं इस मंच के माध्यम से मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। साथियों, इन बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों ने समाज में गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बराबरी को साबित करने के लिए लड़ाई लड़ी। इन जो हमारा जिन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ हमारा अधिकारों की लड़ाई लड़ी, देश में गैर बराबरी तथा सामाजिक अन्याय के विरोध में लड़ाई लड़ी, जिन्होंने समाज में मानव की बराबरी साबित करने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया, मैं ऐसे महापुरुषों को सत वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने देश के अंदर समाजवाद कायम किया, जिन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने सामाजिक अन्याय, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पात तथा अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़कर देश के अंदर समाजवाद कायम किया। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले इन महापुरुषों को मैं सदबार नमन करता हूँ। साथियों, कहना ये है कि वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को दूसरे दिन दिल्ली में अंडा भाई साठे, जो बहुजनों के नेता थे, उन्होंने एक नारा लगाया कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ऐसा क्यों कहा? कि वास्तव में ये आज़ादी नहीं थी। 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और वहाँ पर ये डिक्लेयर हुआ था फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान 15 अगस्त सन 1947। उसके एक दिन बाद भारत को आज़ादी मिली, लेकिन भारत की आज़ादी में फ्रीडम शब्द नहीं आया। वो फ्रीडम ऑफ इंडिया नहीं हुआ, वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ। ट्रांसफ़र ऑफ पावर क्यों हुआ? क्योंकि इस देश में सभी संप्रदाय, सभी जात और सभी वर्ग के लोगों में मतभेद था। सभी लोग, इधर हिंदुओं का अलग वर्ग था, और जो अनुसूचित जनजात के लोगों का अलग वर्ग था। तो ये लोगों की ये कहना था कि हम शासन प्रशासन में हमको भी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी चाहिए, लेकिन और जो यहाँ का
राजा होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो सर्वसम्मत से चुना जाना चाहिए, जिससे देश में समानता आ सके और सभी को समान हक अधिकार मिल सके, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव और अन्याय न होने पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज ने जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सत्ता सौंप दी और सत्ता सौंप करके समस्याओं को सुलझाए बिना, सभी को हक अधिकार दिए बिना वो चुपचाप जो है सत्ता हस्तांतरण करके और यहाँ से चले गए। अब जब सत्ता उसके हाथ में आ गई तो क्या हुआ भाई, एक गोरा अंग्रेज चला गया और उसके बदले में क्या हुआ, काला अंग्रेज बैठ गया। यानी जहाँ पर सीताराम की जगह राजा राम बैठ गए, तो उससे कोई भी देश का भला होने वाला नहीं थे। वो आज़ादी कुछ चरम लोगों के हाथ में बटकर रह गई, उससे जनता का किसी भी वर्ग का भला होने वाला नहीं था। वो आज़ादी केवल कुछ ही लोगों को मिली, जात विशेष लोगों को मिली, कांग्रेस के लोगों को मिली। और कांग्रेस क्या था, कांग्रेस शुरू से ही ये मनवादों की पार्टी रही। शुक्ला, तिवारी, पांडे, तिलक, गोखले, आगरकर, जवाहर नेहरू आदि जो है ये नेता थे। और यहाँ पर सब सवर्णों का बोलबाला था और वो अंग्रेजों को हटा करके अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। ये उनकी रणनीति थी, क्योंकि कांग्रेस में हमारे एक आध बैकवर्ड के और एक आध अनुसूचित जात के भी लोग थे। वो कैसे लोग थे, वो ऐसे लोग थे जो इन मनवादियों की हाँ में हाँ मिलाने वाले थे। उनके चरण चाट थे उनके, और उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग थे। कुत्ते जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक भौंकने वाला होता है और एक जो है तलुआ चाटने वाला होता है। तो ये तलुआ चाटने वाले हमारे समाज के कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हुआ क्या कि जब आज़ादी की बात आई, प्रधानमंत्री बनने की बात आई, तो सरदार पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, सभी लोगों की मंशा थी कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। 14 स्टेट थे, 14 स्टेट में 13 लोग आए थे। 13 प्रांतों के विशेष गणमान्य नेता लोग आए थे और प्रधानमंत्री पद के लिए वोटिंग कराई गई थी कि आप किसको प्रधानमंत्री चुना जाए। 13 लोगों में से 12 लोगों ने सरदार पटेल के पक्ष में समर्थन किया। कायदे में बनना चाहिए सरदार पटेल को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने कील घुमा दी और उन्होंने क्योंकि उन्होंने कसम खा रखा था, वादा किया था कि मैं जवाहरलाल नेहरू को इस देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। वैसा ही हुआ। गांधी जी ने पटेल से कहा कि पटेल जी आप महान हैं, आप तो बने बनाए प्रधानमंत्री है ही है, लेकिन मेरा निवेदन है कि मैं नेहरू को वचन हार चुका हूँ, लिहाजा एक बार इनको मौका दे दिया जाए। पटेल जी कुछ बोल नहीं सके क्योंकि गांधी के अनुयायी थे, और वही हुआ। 12 वोट वाला प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, 1 वोट वाला प्रधानमंत्री बना। और उसी दिन लोकतंत्र की वास्तविक हत्या उसी दिन हुई थी। प्रधानमंत्री बनते ही पूरा देश मनवाद के घेरे में आ गया। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री मनवादी हो गए, वही लोग हुए। सारे प्रांतों के राज्यपाल वही हो गए। हर देश का डीएम उसी समाज का हुआ। हर प्रदेश का कमिश्नर
उसी समाज से हुआ। थल सेना, जल सेना, नभ सेना, सभी सेनाओं के जो हेड हैं, चीफ मार्शल और जनरल, उसी समुदाय के हुए। सारे यूनिवर्सिटियों के कुलपति मनुवादी हो गए, वही लोग हुए। सारे जिलों के डीएम वही हुए। सारे एसडीएम उसी समाज से हुए। जितने भी विभाग थे तो उनका सर्वोच्च पद में उसी जात के लोग आसीन हुए। डीएम उसका, सीएम उसका, एसडीएम उसका, इंस्पेक्टर उसका, दरोगा उसका। यानी जो उनकी संख्या उस समय देश में 3.5% थी। 3.5% मनुवादियों का देश में 90% कब्जा कराया गया। यही सब तो सत्ता का हस्तांतरण करने से ये नुकसान हुआ। कांग्रेस 35 साल तक शासन क्यों किया, कैसे करती रही? वो इसीलिए करती रही कि पीएम उसका होता था, सीएम उसका होता था, डीएम उसका होता था, एसडीएम उसका होता था, कमिश्नर उसका होता था, सीओ उसका होता था, दरोगा उसका होता था, इंस्पेक्टर उसका होता था। यानी ऊपर से नीचे तक एक ही वर्ग, एक ही वर्ग विशेष के लोग का बोलबाला था। और इसीलिए कांग्रेस अपनी मशीनरी के बल पर 35 साल तक देश में राज करती रही और सभी वर्गों का कहीं पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। उस व्यवस्था के आगे सभी लोगों को नतमस्तक होना पड़ा, किसी नहीं चली। आप देखते थे जब हमारे लोग वोट डालने जाते थे तो उनके दमंग लोग लाठियां लेके खड़े हो जाते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके खिलाफ कोई बगावत कर जाए और वोट डालने चला जाए। उनको खदेड़ दिया जाता था और ज़बरदस्ती जो है उनके नाम के वोट जो है मुहर ठोक करके मतपेटियों में डाल दिया जाता था। लोग इस अन्याय के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। हिम्मत क्यों नहीं होती थी? इसीलिए नहीं होती थी कि ऊपर से नीचे तक सारे लोग उसी वर्ग के थे। ये बात। अब बात ये है, अब आज देख रहे हो तो ये क्या है? ये देश की आज़ादी नहीं, ये देश की आज़ादी नहीं। ठीक ही कहा गया था कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये सत्ता उन्हीं के हाथों में चली गई जो देश में पहले से हम लोगों को गुलाम बनाए थे। कैसे गुलाम बनाए थे? लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें देश को गुलाम बनाया, चलो मान लेते हैं, लेकिन इससे पहले किसने गुलाम बनाया था? इससे पहले मुगल यहाँ पर थे, तब मुगलों गुलाम थे। लेकिन मान लीजिए जब मुगल नहीं आए थे, अंग्रेज भी नहीं आए थे, मुगल भी नहीं आए थे, तो क्या हम आज़ाद थे? हमारा समाज तब भी गुलाम था। तो किसका गुलाम था? तब भी हमें कुआं में चढ़ने का अधिकार नहीं था, तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में चढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, केवल हमें गुलामी करने का अधिकार था। तो हम किसकी गुलामी कर रहे थे? उस समय भी हमें किसने गुलाम बनाया था? अंग्रेजों और मुगलों के पहले हम किसके गुलाम थे? उस समय हम मनुवादी व्यवस्था के गुलाम थे, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था ने हमें अधिकारों से वंचित किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान आदि से हमारा समाज वंचित था। और जब वंचित था तो ये हमें गुलाम बनाने कौन लोग थे? हमें गुलाम बनाने वाले ये मनुवादी लोग थे, जिन्होंने देश को
टुकड़ों टुकड़ों में बांटा, 6,743 जातियों में हमें विभाजित किया। विभाजित करने के बाद उन्होंने कानून बनाया कि हर जात के लोग अपनी ही जात में खान पान करेंगे, अपनी ही जात में उठा बैठी करेंगे, अपनी ही जात में रोटी बेटी का संबंध करेंगे। अगर कोई व्यक्ति दूसरी जात में उठते बैठते पाया गया, दूसरी जातियों में खाते पीते पाया गया, दूसरी जातियों में रोटी बेटी का संबंध करते पाया गया, तो उसको फांसी दे दी जाएगी। ऐसा कानून था, ऐसा मनुस्मृति का विधान था। इस समाज को चलाने के लिए इन मनवादियों ने मनुस्मृति नाम का संविधान बनाया था। उसकी व्यवस्था कैसी थी? ऐसी व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके आधार पर सामाजिक व्यवस्था इन्होंने बनाई थी समाज को चलाने के लिए। तो हमारे लोग जाति में बटे हुए नहीं थे, बल्कि बांटे हुए लोग थे, जो इन मनवादी व्यवस्था के द्वारा हमारे लोगों को 6,743 जातियों में बांटा गया। आज इसके बाद हमारा समाज इन तीनों जातियों की गुलामी करता था। समय के चलते चलते कुछ महापुरुष हमारे बीच में पैदा हुए और पैदा होने के बाद उन्होंने इस मनवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। समाज में समानता लाने के लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। इस गैर बराबरी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष छेड़ा और समाज में बराबरी साबित करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो हमें उन महापुरुषों, तथाकथित महापुरुष, जैसे मैंने बताया कि तथागत बुद्ध, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा, रामास्वामी नायकर, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, इन महापुरुषों ने समाज में उस मनवाद व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ करके इस बहुजन समाज को शिक्षा का अधिकार, कुआं तालाबों में चढ़ने का अधिकार, मंदिरों में चढ़ने का अधिकार, धन रखने का अधिकार, सारे अधिकारों को दिलाने के लिए संघर्ष किया उन्होंने। और उन्हीं की संघर्षों की बदौलत आज जो हमारे समाज में प्रगति हुई है वो उन्हीं की बदौलत हुई है। हमें जो कुछ दिया, आज में पढ़ने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, अच्छे पदों में सर्विस करने का अधिकार है। आज हमारे समाज के लोग भी अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों में हैं, कुछ टीचर हैं, बाबू हैं, प्रिंसिपल हैं, मैनेजर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं। तो ये किसकी बदौलत है? ये हमारे उन महापुरुषों की विचारों की बदौलत है, उनके संघर्षों की बदौलत है। हमें इन मनवादियों ने तो हमें अधिकार वंचित किया, लेकिन हमारे इन महापुरुषों, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, इन महापुरुषों ने हमें अधिकार दिए। उनकी बदौलत आज हम सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वरना हम लोगों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को समाज में स्थापित करना होगा और उस मनवादी विचारधारा को समाज से बाहर निकालना होगा। ये मनवादी विचारधारा से हमारे समाज का सत्यानाश के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये हमें ये अधिकार देने वाले नहीं है,
बल्कि ये हमें अधिकारों से वंचित करने वाले लोग हैं। हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। आज हमारा समाज शिक्षित है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, इंस्पेक्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को अपने पराये का ज्ञान नहीं है, दोस्त दुश्मन का ज्ञान नहीं है। और हमारे पढ़े लिखे लोग भी उस मनवादी विचारधारा में रंगे हुए हैं। तो हमें जागरूक होना चाहिए, जागरूकता समाज में देनी चाहिए। जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ है और हमें इस मनवादी व्यवस्था को त्याग कर अपने महापुरुषों की विचारधारा को समाज में स्थापित करना चाहिए। तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी समाज में बराबरी आ सकती है, तभी समाज को हक अधिकार मिल सकते हैं, तभी हमारी प्रगति हो सकती है। इसके साथ आपने हमारी बात को सुना, बहुत बहुत आभार। इन अंतिम शब्दों के साथ जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।